सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी. Together with the endocrine system, it controls many vital aspects of body function and maintains homeostasis. To this end, the nervous system provides an immediate response while endocrine activity is in the main slower and more prolonged. अब नर्वस सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है कि बॉडी को किस में रखे, होम्योस्टेसिस में. काम क्या है, कंटिन्यूसली ये मॉनिटर कर रही है चेंजेस को और डिटेक्ट करती है कुछ भी अगर चेंज आए, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो, फिर अप्रोप्रिएटली उसके खिलाफ रिएक्ट करती है और बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है. इसके रोल में एक और जो चीज़ है जो जिसका सेम रोल है वो हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो दो हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, जिनका मेनली कंसर्न किसके साथ होता है, होम्योस्टेसिस के साथ. जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत स्लो रिस्पॉन्स होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है. नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है ये इमीडिएट होता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, इंस्टेंटेटली. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्व्स. नर्वस सिस्टम में हमारे पास चीज़ें क्या हैं, हमारे पास ब्रेन होता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड होता है और उसके बाद हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स होती हैं. तीन मेन चीज़ें होती हैं. आगे इसकी डिवीजन आएगी तो उसमें हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह डिवाइड करते हैं. The structure and organization of the tissues that form these components enables rapid communication between different parts of the body. इन तीन चीज़ों का, पेरिफेरल नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू की इस तरह हुई होती है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ रैपिड कम्युनिकेशन कर सकते हैं. माइक बंद कर दें. अच्छा, नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट रेगुलेट्स एसेंशियल इन्वॉलंटरी फंक्शंस सच एज रिस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर. अब जो चेंजेस इंटरनल इन्वायरमेंट में, हमने कहा है कि नर्वस सिस्टम जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट के खिलाफ भी रिएक्ट करता है और वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के खिलाफ भी रिएक्ट करता है. तो अगर इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आएंगी तो उससे बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है, मतलब इन्वॉलंटरी फंक्शंस कौन कौन से जिससे बॉडी रिस्पॉन्स करेगी. उसमें हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, रिस्पिरेशन की है और ब्लड प्रेशर की है. और अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आती हैं वो किस लिए होती हैं, जिसमें आप अपना पोस्चर मेंटेन करते हैं या अपनी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ करते हैं. जैसे आप सर्दियों में बाहर निकले, आपको सर्दी लग रही है तो आप चल के अंदर की तरफ कमरे में आ गए हैं, हीटर ऑन कर लिया, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं. जो इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, वो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता और हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं अब इस नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन क्या. फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर ग्रुप्ड एज फॉलोज. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने एक कैटेगरी की, दूसरी कैटेगरी कौन सी बनाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बनाई. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सारी नर्व्स आती हैं जो ब्रेन के बाहर होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के भी बाहर होती हैं. मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो होगा वो सीएनएस को बनाएगा और जो इनसे बाहर है बॉडी में कहीं पे भी है वो क्या हमारे पास बना रहा है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इस फ्लो चार्ट में ये इसी की डिवीजन है. सबसे पहले हमारे पास नर्वस सिस्टम है तो उसको हमने डिवाइड किया दो में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन है और फिर हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड. अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं. एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता. दूसरा है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे कंट्रोल में होता है. ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस. और ये कौन से एक्शंस कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. फिर ऑटोनोमिक जो है इसको फर्दर डिवाइड हमने किया हुआ है सिंपैथेटिक डिवीजन में और दूसरी है हमारे पास डिवीजन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. ये रिलैक्स स्टेट से इसका कंसर्न होता है. जब आप रिलैक्स हो तो ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है और जब आप किसी स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो तो तब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है. तो इस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं नर्वस सिस्टम की. सर ये दोबारा क्या है सर? अच्छा, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम है ना, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम को, तो हमने इसको क्लासीफाई कर दिया क्योंकि अब नर्वस सिस्टम तो बहुत बड़ा है, उसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया. तो किस तरह किया, पहले दो मेन कैटेगरीज़ की, एक हमारे पास हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारे पास हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या क्या मुराद है, ब्रेन है उससे मतलब हमारा, और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमें क्या बना रहे हैं,
CNS बना के दे रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी तरह जो इनसे बाहर बाहर जहाँ जहाँ नर्व्स होंगी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बाहर बाहर, वो क्या बना के देंगी, प्रेफरल नर्वस सिस्टम। फिर प्रेफरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की नर्व्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के सिस्टम है, तो उसकी दो मेन कैटेगरीज कौन सी हैं, नंबर 1 है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और नंबर 2 है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमें नहीं पता होता। जैसे हमारा बीपी है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं दिल को कह रहे कि यार अब इसको अभी पंपिंग बढ़ा दो या अभी पंपिंग कम कर दो, वो उसके खुद ही कंट्रोल में है। तो वो जो नर्व्स कंट्रोल कर रही होंगी वो क्या सिस्टम बना रही है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके पास ये वो फंक्शंस कंट्रोल करता है जो हमारे इख्तियार में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी फंक्शंस। जैसे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, अगर आप उठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो या आपके कंट्रोल में, आप जाना चाहोगे तो चलोगे, नहीं तो नहीं चलोगे। तो इसे जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो ऑटोनॉमिक है उसको फिर फर्दर दो में डिवाइड किया, एक सिंपैथेटिक डिवीजन होती है और दूसरी हमारे पास होती है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन में आता है जब बॉडी स्ट्रेस में हो ना, आपको कोई ज़हनी दबाव या टेंशन है, तब ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ होता है। और जब आप रिलैक्स स्टेट में हैं, रिलैक्स हैं बिल्कुल, तो तब कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेफरल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हैं। द PNS comprises paired cranial and sacral nerves. Some of these are sensory, some are motor and some mixed. प्रेफरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, एक है पेड क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो दिमाग से निकल के डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स पे जाती हैं, वो उस पर मुश्तमिल है हमारे पास PNS। और दूसरा हमारे पास क्या है, सेक्रल नर्व्स हैं। ये जो वर्टिब्रा का सेक्रल रीजन होता है, वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेक्रल नर्व्स। ये आगे आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। अब जो PNS में दो हमारे पास नर्व्स आ गई, क्रेनियल एंड सेक्रल। ये पेड का मुराद क्या है कि एक नर्व दो होती हैं, दो कॉपीज़ हुई होती हैं। और इसमें हमारे पास कैसी नर्व्स हैं, कुछ सेंसरी हैं जिनका काम है सिर्फ सेंस करके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आना मैसेज ब्रेन तक कि भाई ये कुछ बॉडी में चेंज हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, ये सेंसरी, इन्होंने सिर्फ सेंस करना है। सम आर मोटर, मोटर होती हैं जो रिस्पांस देती हैं, वो चेंज इसने तो डिटेक्ट करके बता दिया कि भाई ये चेंज है। मोटर फिर वो नर्व्स हैं जो रिस्पांस उसके खिलाफ करेंगे उसको नलीफाई करने के लिए, उसे हम मोटर कहेंगे। और कुछ नर्व्स हमारे पास मिक्स्ड होती हैं, जो सेंसरी भी होती हैं और मोटर भी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड नर्व्स। तो तीनों टाइप्स की नर्व्स जो होती हैं ये हमारे पास PNS में होती हैं। इट इज़ यूजफुल टू कंसिडर टू फंक्शनल पार्ट्स विद इन द PNS। PNS को और बेहतर समझने के लिए हमने इसको दो फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 है सेंसरी डिवीजन और नंबर 2 है मोटर डिवीजन। तो सेंसरी में वही डिवीजन आएगा जिसका ताल्लुक किससे होगा, सेंसरी नर्व से, जो सिर्फ सेंस करेगा। और मोटर डिवीजन क्या होगा, जो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देगा। यहाँ जी जी सर प्लीज दोबारा रिपीट करें। ये PNS शुरू से रिपीट करूँ? जी सर। अच्छा, PNS में हमने ये पढ़ा है कि जैसे हमने कह दिया ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह PNS में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ नर्व्स आप कह लें। एक हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं, ये 12 होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं। दूसरी हमारे पास है सेक्रल नर्व्स, ये वो नर्व्स होती हैं जो हमारे 4 टाइप्स के वर्टिब्रा होते हैं, उसमें जो सबसे नीचे वाली सेक्रम रीजन की होती हैं, ये वहाँ से नर्व्स निकलती हैं, उन्हें हम सेक्रल नर्व्स कहते हैं। तो ये जो दो नर्व्स हैं ये हमारे पास क्या बना रही हैं, PNS। अब जो इनसे आगे नर्व्स बन रही हैं उसमें कुछ सेंसरी हैं जो सिर्फ कोई चेंज हो तो उसको डिटेक्ट करती हैं, कुछ मोटर हैं जो उस चेंज के खिलाफ रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं, और कुछ जो हैं वो मिक्स्ड हैं, मतलब वो सेंसरी भी हैं वो मोटर भी हैं, वो सेंस भी करती हैं और वो फिर रिस्पॉन्स भी दे देती हैं। और उसके बाद हमने ये बताया कि PNS को हम दो डिवीजन में डिवाइड कर लें, सेंसरी एंड मोटर में, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सकती है। क्लियर हुआ कुछ? यस सर, थैंक यू। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे यही बता रहे हमने कहा कि सेंसरी एंड मोटर डिवीजन कर लें। तो सेंसरी डिवीजन का सिर्फ ये काम होगा कि सिर्फ मैसेज कन्वे करेगा कि ये चेंज आ रहा है। जैसे आपने किसी गर्म प्लेट को हाथ लगा दिया तो जो रिसेप्टर्स आपकी फिंगर में होंगे इस चीज़ के टेम्परेचर को सीधे जाके PNS को बता देंगे कि भाई किसी गर्म चीज़ को हाथ टच हुआ है आपका। तो ये सेंसरी डिवीजन का काम होता है, सिर्फ चेंज को डिटेक्ट करना और PNS तक पहुंचाना। फिर या तो PNS ही रिस्पांस दे देता है या फिर PNS जो है वो आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाता है और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। और फिर मोटर डिवीजन हमारे पास है। मोटर डिवीजन में फिर वही ऑटोनॉमिक और सोमैटिक जो भी हमने पीछे पढ़ा है मोटर डिवीजन में आते हैं। ऑटोनॉमिक में अगेन वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक।
ये यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहे हैं नाम्स, ये क्रेनियल नर्व्स के नेम्स है। अभी हमने कहा कि पीएनएस में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो ये टोटल 12 नर्व्स होती हैं। स्टार्ट ये यहाँ से होता है, ऑल्फैक्टरी आती है पहले, फिर ऑप्टिक आती है, फिर ओकुलोमोटर आती है, फिर ट्रोक्लियर आती है, फिर ट्राइजेमिनल आती है, फिर एब्डुसेंट आती है, फिर फेशियल आती है, फिर वेस्टिबुलो कोकुलर आती है, फिर ग्लोसोफ्रिंजल आती है, उसके बाद फिर वेगस नर्व आती है जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र आता था, हर जगह सप्लाई ये कर रही होती थी। और हाइपोग्लोसल नर्व है, फिर हमारे पास 11th और 12th, 11th हमारे पास एसेसरी और 12th हमारे पास हाइपोग्लोसल है। इसमें तो हम सिर्फ एनाटमी में इनके नेम्स पढ़ेंगे, शायद एक लेक्चर में रख दूँ जिनमें इनमें मैं आपको इनके फंक्शंस बता दूँ, पर जिससे आपका ज़्यादा कंसर्न होगा वो ये 3 नर्व्स हैं, ये 4 जो आंख से रिलेटेड हैं। एक ऑप्टिक नर्व होती है, एक ओकुलोमोटर है, एक ट्रोक्लियर है और एक एब्डुसेंट। ये आप कमिंग सेमेस्टर्स में इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि हर नर्व आंख में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो ये 12 क्रेनियल नर्व्स बेसिकली दिखाई गई हैं जो पीएनएस का एक पार्ट है। दूसरी हमने कहा था सेक्रल नर्व्स होती हैं, तो ये हमारे पास है वर्टिब्रा। तो ये लंबर रीजन के बाद जो एंड में रीजन शुरू होता है वो सेक्रल रीजन होता है, तो वहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेक्रल प्लेक्सिस। तो पीएनएस 2 चीज़ों पे था, एक हमारे पास ये थी ब्रेन से जो निकल रही हैं वो क्रेनियल नर्व्स, और नंबर 2 हमारे पास क्या है, सेक्रल नर्व्स। ये दोनों हमें क्या बना के दे रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम मोटर डिवीजन इसके डिस्कस करते हैं। इन टर्न द मोटर डिवीजन इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ दैट आर वॉलेंट्री। मोटर डिवीजन का 2 काम है, या तो फंक्शंस वॉलेंट्री होंगे या इनवॉलेंट्री होंगे। जो वॉलेंट्री हैं उसे, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री वो होता है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, फंक्शनिंग ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज़ 2 डिवीजन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देन अब नर्वस सिस्टम को देखते हैं। द नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम में क्या मेन यूनिट होता है, न्यूरॉन एक होता है। अभी हम आगे इसी की डिटेल पढ़ेंगे इस लेक्चर में। विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेज एंड आर सपोर्टेड बाय यूनिक कनेक्टिव टिश्यू सेल्स का नोन एज न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं जिसके थ्रू नर्वस सिस्टम सारा बना हुआ होता है, और जो इम्पल्सेज है वो न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल कर रही होती हैं। इसके साथ हमारे पास कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूरोग्लिया। ये जो हैं ये इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाएंगी अगर हम उसको फर्दर बेसिक यूनिट में डिवाइड करें। एक हमारे पास न्यूरॉन्स आएंगे और दूसरे हमारे पास न्यूरोग्लिया आएगा। न्यूरॉन्स जिससे इम्पल्सेस कंडक्ट होती हैं, और न्यूरोग्लिया जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देयर आर वास्ट नंबर ऑफ सेल्स, 1 ट्रिलियन ग्लाइल सेल्स एंड 10 टाइम्स फ्यूअर न्यूरॉन्स। ये जो सपोर्ट न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करते हैं, इनके कितने नंबर होता है बॉडी में, 1 ट्रिलियन। सर जी जी सर मतलब न्यूरोग्लिया मतलब प्रोटेक्ट करता है नर्वस को, न्यूरॉन्स को जी प्रोटेक्ट करता जी है। जी प्रोटेक्शन करता है, उन्हें नरिशमेंट देता है। इसकी आगे भी डिटेल आएगी, ठीक है। जी सर। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि ये 1 ट्रिलियन ग्लाइल सेल्स होते हैं जिनका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना न्यूरॉन्स को, और न्यूरॉन्स इनसे 10 गुना कम होते हैं ग्लाइल सेल्स से। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का। न्यूरॉन में हमारे पास ये सेल बॉडी होती है, उसके बाद ये डेंड्राइट्स होते हैं, देन हमारे पास एक्सॉन होता है, और आगे उसके फिर टर्मिनल्स होते हैं। अब एक सिंगल न्यूरॉन दिखाया गया, एक सिंगल न्यूरॉन में एक्सॉन अब कितने हैं, सिर्फ एक होता है, और डेंड्राइट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है कि जो इम्पल्सेस होंगे वो सेल बॉडी की तरफ लेके आना। ये पेरिफेरी से मैसेज कहाँ लेके आएंगे, सेल बॉडी की तरफ, और फिर जो सेल बॉडी रिस्पॉन्स करेगा वो रिस्पॉन्स कौन लेके जाता है, एक्सॉन लेके जाता है। आगे इसकी डिटेल आएगी, ये भी आप यहाँ देख रहे होंगे, श्वान सेल, माइलिन शिथिक क्या है, ये आगे भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये वैसे ही एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और ये इस तरह के न्यूरोग्लिया होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स। जो न्यूरॉन, ये अगर न्यूरॉन है इसके आगे पीछे इधर उधर ही होंगे जो इसको बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब न्यूरॉन्स को डिस्कस करते हैं। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी एंड इट्स प्रोसेसेस, 1 एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स। तो वही बात जो मैंने आपको बताई, न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है एक न्यूरॉन में, डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ये चीज़ MCQs में आ सकती है कि एक न्यूरॉन में एक्सॉन कितने होते हैं, तो वो एक ही होता है। न्यूरॉन्स आर कॉमनली रेफर टू एज नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्व्स। अगर एक्सॉन्स जो हैं, ये वाला पोर्शन था, ये अगर हम बहुत ज़्यादा
नर्व्स न्यूरॉन्स के एक्सॉन इकट्ठे करके एक जगह जमा कर लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व्स। न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड एंड फॉर सर्वाइवल दे नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। न्यूरॉन्स जो हैं ये डिवाइड नहीं कर सकते, ये डैमेज हो जाएंगे तो ये फिर ख़त्म ही हो जाएंगे, ये नहीं होगा कि उसको रिपेयर करके ये नए बन जाए, और इनको अपनी सर्वाइवल के लिए कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए होती है और ग्लूकोज। अनलाइक मैनी अदर सेल्स, न्यूरॉन कैन सिंथेसाइज केमिकल एनर्जी ओनली फ्रॉम ग्लूकोज। अब हमने देखा था कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ग्लूकोज थे, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स थे, प्रोटीन्स वगैरह डिफरेंट कैटेगरीज थी, ये सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी ले सकते हैं नर्व सेल्स या जो न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सॉन इकट्ठे करके मैं एक जगह रोक लूँ तो वो क्या बन जाएगी, नर्व एक बन जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, नर्व। नेक्स्ट अब जो न्यूरॉन की पहली चीज़ हम डिस्कस करने लगे वो सेल बॉडीज़ हैं। सेल बॉडीज़ क्या थी, ये वाला रीजन जो होता है ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की, इसको देखते हैं अब सेल बॉडी में क्या होता है। नर्व सेल्स वेरी कंसिडरेबल इन साइज एंड शेप बट दे आर ऑल टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई। नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। सेल बॉडीज फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर फाउंड एट द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन एंड इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो हमारे पास जो हैं ये सेल बॉडीज़, ये हमारे पास क्या बनाती हैं, ग्रे मैटर बनाती हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे सेल बॉडीज़ हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा सेल बॉडीज़ को इकट्ठा कर दूँ तो ये हमारे पास कौन सा मैटर बनाएंगी, ग्रे मैटर बनाएंगी। ग्रे मैटर से मुराद किया कि इसका कलर जो होगा वो आपको ग्रे नज़र आ रहा होगा। और ये किधर होंगी, ब्रेन में ये पेरिफेरी में होंगी और स्पाइनल कॉर्ड में ये सेंटर में होंगी। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो पेरिफेरी है ये सारी हमारे पास क्या है, ग्रे है। ये ग्रे मैटर, तो हम क्या कहते हैं कि ब्रेन में ग्रे मैटर किधर है, पेरिफेरी में है। ग्रे मैटर बना हुआ किससे होता है, सेल बॉडीज़ ऑफ द न्यूरॉन से। और यही ग्रे मैटर अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में होता है, ब्रेन के ऑपोजिट था। ब्रेन में ग्रे मैटर किधर था, पेरिफेरी में था। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर किधर होता है, इन द सेंटर। और ग्रे मैटर बना हुआ किससे है, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन से। ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लिया इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेल बॉडीज बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स की एक जगह इकट्ठी कर दें तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, न्यूक्लियाई। कहाँ यूज़ करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बाहर कहीं कलेक्शन हुई हुई हो सेल बॉडीज़ की तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। वो कहाँ पे होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने न्यूक्लियाई बोलना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया बोलना है वर्ड। किसके लिए, जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ इकट्ठी हों। एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन इज़ द बेसल गैंग्लिया सिचुएटेड विद इन द सेरिब्रम। सेरिब्रम एक ब्रेन का पार्ट है, इसके अंदर जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ है उसमें हम वर्ड क्या उसके लिए यूज़ करें, बेसल गैंग्लिया। हालांकि हमने पढ़ा है कि गैंग्लिया किसके लिए यूज़ करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। तो सिर्फ एक ये एक्सेप्शन है जहाँ पे हम न्यूक्लियाई की जगह गैंग्लिया वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रेन के अंदर ही है, ये एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा जहाँ कहीं भी सेल बॉडीज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे उसे गैंग्लिया बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा तो उसे न्यूक्लियाई बोलेंगे। ग्रे मैटर है और वाइट मैटर भी मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया, तो इसमें जो आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है बेसिकली ये बेसल गैंग्लिया है, जिसका असूलन नाम बेसल गैंग्लिया नहीं बेसल न्यूक्लिया ही होना चाहिए था, पर नाम क्या डाला हुआ है, बेसल गैंग्लिया। तो अभी तो हमने सेल बॉडी को देखा। नेक्स्ट पार्ट जो है न्यूरॉन का वो क्या है हमारे पास, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडीज एंड फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ग्रे मैटर किसने बनाया था, सेल बॉडीज़ ने बनाया था। और वाइट मैटर एक और मैटर होता है, वो कौन बनाता है, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन्स आर फाउंड इन डीप इन द ब्रेन एंड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्रैक्स एट द पेरिफेरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में अब सेंटर में हमारे पास वाइट मैटर होगा और स्पाइनल कॉर्ड में पेरिफेरी में हमारे पास वाइट मैटर होगा क्योंकि एक्सॉन्स वगैरह उधर होते हैं। दे आर रेफर टू एज नर्व्स और नर्व फाइबर्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब एक्सॉन्स अगर बहुत ज़्यादा एक्सॉन्स इकट्ठे हो जाएं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होंगे तो उसे हम नर्व्स बोलेंगे, नर्व फाइबर्स बोलेंगे। और अगर वो ब्रेन के अंदर कहीं इकट्ठे हुए हैं एक्सॉन्स वगैरह तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। अब दोबारा इस डायग्राम पे आएँ, ये देखें वाइट मैटर जो है ब्रेन के सेंटर में है,
ये किससे बना हुआ है, एक्सॉन वगैरह से बना हुआ है। और ग्रे मैटर किधर था, पेरिफेरी में, जो सेल बॉडी से बना हुआ था। इसका उलट स्पाइनल कॉर्ड में होता है। स्पाइनल कॉर्ड में अरेंजमेंट कैसी है कि पेरिफेरी में आपको वाइट मैटर मिलेगा क्योंकि एक्सॉन्स पेरिफेरी में होंगे, और सेंटर में हमारे पास सेल बॉडीज़ होती हैं जो हमारे पास ग्रे मैटर बनाती हैं। अब एक्सॉन का ज़रा और डिटेल देख लेते हैं। ईच नर्व सेल हैज़ ओनली वन एक्सॉन, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, विच बिगिनस एट ए टेपर्ड एरिया ऑफ द सेल बॉडी, द एक्सॉन हिलॉक। जहाँ से सेल बॉडी से एक्सॉन शुरू होता है उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। दे कैरी impulses away from the cell body and are usually longer than the dendrites, sometimes as long as 100 सेंटीमीटर। एक्सॉन्स का काम क्या है कि सेल बॉडी से इम्पल्सेस या मैसेजेस लेके उससे दूर जाना, उससे अवे जाना। डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन था, वो सेल बॉडी की तरफ मैसेज ला रही थी, ये सेल बॉडी से बाहर की तरफ लेके जा रही हैं। और ये एक्सॉन्स जो हैं ये डेंड्राइट्स से ज़्यादा लॉन्गर होते हैं, कितने, कभी कभी 100 सेंटीमीटर तक भी ये लॉन्ग होते हैं एक्सॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एक्सॉन की बात की जाए तो द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड, जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोलीमा, और एंड इट इनक्लोजेज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। और इसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या एक्सॉन में होगा, वो एक्सटेंशंस होंगी जो सेल बॉडी से आई हुई हैं, जिसको हम बेसिकली एक्सॉन बोल रहे हैं। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास एक सेल बॉडी है, तो यहाँ से एक्सॉन शुरू हो रहा है, तो इस पोर्शन को हमने क्या बोल दिया, एक्सॉन हिलॉक। और फिर ये जो इसकी मेम्ब्रेन है एक्सॉन की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोलीमा। और ये इस तरह होते हैं, मेम्ब्रेन होती है। अब आपको यूँ भी सवाल आ सकता है कि एक्सॉन हिलॉक किस पोजीशन को कहते हैं, तो ये वो उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा हो फ्रॉम सेल बॉडी। देयर आर टाइनी एरियाज ऑफ एक्सपोज्ड एक्सोलीमा between adjacent Schwann cells called nodes of Ranvier, which assist the rapid transmission of nerve impulses in myelinated neurons। ये इस स्लाइड में हमने जो कुछ पढ़ा है इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं। ये है हमारे पास न्यूरॉन। एक न्यूरॉन ये है जिसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं है, जैसे यहाँ आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। माइलिनेटेड एक्सॉन्स कौन से हैं, जिसके ऊपर यूँ शीट है, ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट। और ये शीट यूँ होती है कि कंटिन्यूस नहीं होती, ये चंक्स में होती है, जैसे यूँ है तो यहाँ थोड़ा सा खाली है, फिर अगली शुरू होगी है, फिर अगली शुरू, मतलब बीच में स्पेसेस होती हैं। अब नर्व इम्पल्सेस जो हमने पढ़ा था, जो चलती हैं वो यूँ चलती हैं, इन चार्जेस की वजह से चलती हैं, प्लस और माइनस चार्जेस की वजह से। अब जो नॉन माइलिनेटेड होगा उसमें इम्पल्स यूँ ट्रैवल कर रही होगी, इस तरह जाएगी। अब जो माइलिनेटेड है उसमें तो ये शीट है, तो इम्पल्स कैसे ट्रैवल करेगी ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसमें इम्पल्स जो है वो यूँ ट्रैवल करेगी, यहाँ से वो सीधी इधर जाएगी, यहाँ से फिर वो इधर जाएगी, और यहाँ से इधर जाएगी, इस सीक्वेंस में जाएगी। इस केस में, नॉन माइलिनेटेड की केस में, वो कैसे इम्पल्स जा रही थी, सीधी जा रही थी। इसलिए माइलिनेटेड एक्सॉन में जो इम्पल्सेस होती हैं वो फास्टली एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, क्योंकि वो लाइक जंप कर रही होती हैं, वो पूरे ट्रैक पे नहीं मूव कर रही, सिर्फ जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे ये माइलिन शीट नहीं है वहाँ पे वो आ रही हैं, वहाँ से पास आउट हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो माइलिनेटेड एक्सॉन से इम्पल्सेस होती हैं वो फास्टर होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड। और ये जो एम्प्टी स्पेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये किस पॉइंट को कहते हैं, ये जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होती है जहाँ माइलिन शीट नहीं होती। और ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये यूँ यहाँ से सेल बॉडी थी, ये एक्सॉन शुरू हुआ तो उसके ऊपर हमारे पास क्या है, श्वान सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट बना रहे हैं बेसिकली। अब हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को भी देख लेते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड सम स्मॉल फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नॉन माइलिनेटेड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो फाइबर्स हैं वो कौन से हैं, नॉन माइलिनेटेड। In this type, a number of axons are embedded in Schwann cell plasma membranes. The adjacent Schwann cells are in close association. Close association में होते हैं. The speed of transmission of nerve impulses is significantly slower in non-myelinated fibers. इसमें उसकी जो स्पेस है, स्पीड जो है वो कम होती है। अब आपको पेपर में यूँ सवाल आ सकता है कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में फास्टर इम्पल्सेस किस में होती हैं और क्यों होती हैं, तो उसकी आप रीज़न ये माइलिन शीट बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेंड्राइट्स। दीज आर द
many short processes that receive and carry incoming impulses towards cell bodies. इनका काम क्या है, impulses को cell bodies की तरफ लेके जाना. They have the same structure as axons but are usually shorter and branching. इनमें branching ज़्यादा होती है और साइज हम इसका पढ़ चुके हैं कम होता है एक्सॉन से, वरना स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है. इन मोटर न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ साइनेप्सिस एंड इन सेंसरी न्यूरॉन्स दे फॉर्म द सेंसरी रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई. अब मोटर न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स क्या बना रही हैं, वो किसका पार्ट बना रही हैं, साइनेप्सिस का. साइनेप्सिस क्या होता है मैं आपको फिजियोलॉजी वाली क्लास में डिटेल बताऊंगा. और सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं जो सेंस करते हैं उसमें हमारे पास डेंड्राइट्स क्या बनाती हैं, ये बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स बन जाते हैं जो सिर्फ सेंस करते हैं कुछ चेंज है या नहीं. सेंसरी न्यूरॉन्स में सेंसरी रिसेप्टर हैं, मोटर न्यूरॉन्स में ये साइनेप्सिस का पार्ट बन जाते हैं. कौन, डेंड्राइट्स. फिर अब हम देखते हैं नर्व्स क्या है. अब नर्व का एक स्ट्रक्चर एज अ होल, नर्व का कैसा स्ट्रक्चर होता है. पीछे हमने पढ़ा था कि सारे एक्सॉन्स हम इकट्ठे कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व. द नर्व कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूमरस न्यूरॉन्स कलेक्टेड इनटू बंडल्स. बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स आपने ले लिए, उसे एक बंडल में कलेक्ट कर लिया तो उसको आपने क्या कह दिया, ये एक नर्व है. बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नोन एज ट्रैक. ये भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में हम इसको ट्रैक बोलते हैं. ईच बंडल हैज सेवरल कवरिंग्स ऑफ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू. हर बंडल में कुछ कवरिंग्स होती हैं, उनके क्या क्या नाम है. पहले हमारे पास आता है एंडोन्यूरियम, फिर आता है पेरिन्यूरियम और फिर आता है एपिन्यूरियम. ये क्या होती हैं इसको देखते हैं. एंडोन्यूरियम क्या है हमारे पास, इज अ डेलिकेट टिश्यू सराउंडिंग ईच मसल फाइबर विच इज़ कंटिन्यूस विद द सेप्टा दैट पासिस इनवर्ड्स फ्रॉम द पेरिन्यूरियम. यूँ होता है कि ये एक न्यूरॉन है, उसके इर्द गिर्द जो कवरिंग होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोन्यूरियम. पेरिन्यूरियम क्या है कि मैंने इन्हीं न्यूरॉन्स का एक बंडल ले लिया, जैसे 10 न्यूरॉन्स इकट्ठे कर दिए, उसके इर्द गिर्द जो अब मेरे पास कवरिंग आएगी उसका क्या नाम होगा, पेरिन्यूरियम. और फिर एंडोन्यूरियम क्या है, इज अ फिब्रस टिश्यू विच सराउंड्स एंड क्लोजेज ए नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स. इसी तरह के मैंने 3-4 बंडल्स और ले लिए, उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसके इर्द गिर्द जो लेयर होगी उसे हम क्या कहेंगे, एपिन्यूरियम. तो 3 हमारे पास इसकी लेयर्स हैं नर्व्स की. एक है एंडोन्यूरियम जो सिर्फ एक इंडिविजुअल न्यूरॉन के ऊपर होगी, पेरिन्यूरियम जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन के ऊपर होगी, और एपिन्यूरियम जो सारे उस बंडल के इर्द गिर्द होगी. इसको अभी डायग्राम से देखते हैं. ये तो वही एक नर्व का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है. यहाँ देखिए हमारे पास नर्व है, तो नर्व के जो बिल्कुल बाहर वाली कवरिंग है ना, जो सबको कवर कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिन्यूरियम. उसके बाद फिर ये जो बंडल को जो लेयर कवर कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिन्यूरियम. और फिर जो इंडिविजुअल उसके ऊपर जो लेयर है सेल के ऊपर उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोन्यूरियम. तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं नर्व की, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एंडोन्यूरियम. ये सीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब सेंसरी और एफरेंट नर्व्स कौन सी हैं. सेंसरी नर्व्स कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड. सेंसरी नर्व्स का क्या काम है, वो इन्फॉर्मेशन बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती हैं कि कुछ चेंज बॉडी में हुआ है. द इम्पल्सेस में देन पास टू द ब्रेन और टू अ कनेक्टर न्यूरॉन्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क्स इन द स्पाइनल कॉर्ड. अब जो सबसे पहले इम्पल्सेस कहाँ तक पहुँचती हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक. या तो वो मैसेज ऊपर ब्रेन तक जाता है या वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क. ये मैं आगे आपको डायग्राम से समझाऊंगा. सेंसरी रिसेप्टर्स की बात अगर करें, स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुलाई इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी. रिसेप्टर्स क्या है, ये स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की जो रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चेंज को. रिसेप्टर्स अब 2-3 तरह के हैं. पहले हमारे पास कौन से, सोमैटिक, क्यूटेनियस और कॉमन सेंसेस. दीज ओरिजिनेट इन द स्किन. ये स्किन में ओरिजिनेट होते हैं. ये कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, पेन के रिसेप्टर हैं, टच के हैं, हीट के हैं एंड कोल्ड के हैं. सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन द स्किन आर फाइन ब्रांचिंग फिलामेंट्स विदाउट माइलिन शीट. जो स्किन में हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर नर्व एंडिंग्स हैं, उनमें माइलिन शीट नहीं होती. When stimulated, an impulse is generated and transmitted by the sensory nerves to the brain where the sensation is perceived. ये आपको एक एग्जांपल दिखाई जा रही है कि ये हमारे पास सेंसरी अगर न्यूरॉन है तो देखें ये रिसेप्टर जो थे वो डेंड्राइट से ही बने हुए थे. वो यहाँ से यूँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, ब्रेन तक भी जा सकता है. कुछ जो होते हैं फंक्शंस वो स्पाइनल कॉर्ड ही हल कर देता है. यहीं से न्यूरॉन्स निकलते हैं जो जाके मसल पे एक्ट करते हैं और इस रिस्पॉन्स को
ख़त्म करते हैं। स्किन की बात हो रही है तो कुछ मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड तक डील हो जाते हैं, कुछ हमारे पास आगे भी जाते हैं ब्रेन तक। जो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेजेस हल हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। उसके एक कॉमन एग्जांपल है, आपने पहले भी शायद सुनी हो, देखी हो, कि जब आप किसी फॉर एग्जांपल कोई स्टिमुलस है, गर्म प्लेट जैसे होगी, उसको आपने हाथ लगाया तो यहाँ स्किन में रिसेप्टर्स थे, इन्होंने यहाँ से सेंस किया पेन आपको फील जो होता है वो कैसे फील होता है, ये सेंस यहाँ से जाती है नर्व एंडिंग्स कहाँ तक जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड तक। जब स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेंगे तो अब ये इतना फास्ट फंक्शन है कि स्पाइनल कॉर्ड इसको ऊपर नहीं जाने देगा, वो खुद ही रिस्पॉन्ड करके यहाँ से नर्व्स को एक्टिवेट करेगा, जो क्या करेंगी आपके हाथ को, इस ये मसल अफेक्ट हुआ है जिसने क्या किया, अफेक्ट मतलब काम फंक्शन शुरू किया और आपने हाथ पीछे हटा लिया, और फिर आपको साथ ही स्लोली सेंसेशन ब्रेन तक चली जाएगी जिससे आपको पेन फील होगा जो आपने टच किया होगा। तो ये जो एग्जांपल है इसमें कौन कंट्रोल कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को, स्पाइनल कॉर्ड ही। यहाँ तक इसके पास अगर वो आई हैं नर्व स्टिमुलेशन तो इसी ने रिएक्ट करके मसला हल करवा दिया। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। अब हम किसकी बात कर रहे थे, सेंसरी और रेफरेंट नर्व्स की। तो अभी हमने बात की कि कुछ सेंसेस हमारे पास इधर स्किन में होते हैं जिसका नाम क्या था, सोमैटिक, क्यूटेनियस एंड कॉमन सेंसेस। कुछ जो हैं उनका नाम क्या है, प्रोप्रियोसेप्टर सेंसेस। ये किस लिए होती हैं, दीज ओरिजिनेट इन मसल्स एंड जॉइंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर। बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जो सेंसेस हैं वो हमारे पास कौन से हैं, प्रोप्रियोसेप्टर सेंसेस। स्पेशल सेंसेस भी होती हैं, दीज आर साइट, हेयरिंग, बैलेंस, स्मेल एंड टेस्ट। ये स्पेशल सेंसेस होती हैं। साइट जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, बैलेंस जो बॉडी का मेंटेन हुआ होता है, स्मेल जो हम करते हैं और टेस्ट जो करते हैं, ये स्पेशल सेंसेस हैं। MCQs में आपको यूँ सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल सेंस, तो ये 4-5 होती हैं। ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व्स हमारे पास क्या है, दीज ओरिजिनेट इन इंटरनल ऑर्गन्स, ग्लैंड एंड टिश्यूज, फॉर एग्जांपल बैरोरिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, कीमोरिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन एंड आर एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्स रेगुलेशन ऑफ इनवॉलंटरी एक्टिविटी एंड विजुअल पेन। तो कुछ हमारे पास जो सेंसरी रिसेप्टर्स या वो हैं नर्व्स वगैरह वो इधर भी होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स में। जैसे हमने बैरोरिसेप्टर्स पढ़ा था हमने, वो कैरोटिड बॉडीज़ जो हार्ट के पास थे जो बीपी को कंट्रोल करते हैं। कीमोरिसेप्टर्स जो ब्रेन में भी थे मेडुला के लेवल पे, तो वो भी कंट्रोल कर रहे होते हैं सेंस करके खुद ही। नेक्स्ट हमारे पास है मोटर और इफरेंट नर्व्स। ये तो सेंसरी नर्व्स की बात हो रही थी। अब मोटर एंड इफरेंट नर्व्स क्या हैं, मोटर नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। 3 जगहों से ये निकलते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन्स हमेशा कौन से होंगे, मसल्स होंगे या ग्लैंड्स होंगे, ये याद रखिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स। मोटर नर्व्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक सोमैटिक है और एक ऑटोनॉमिक है। सोमैटिक वो हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं और वो क्या कंट्रोल करते हैं, रिफ्लेक्स स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जो ऑटोनॉमिक है उसमें वही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, जिनका काम क्या है, कार्डियक और स्मूथ मसल्स जो बॉडी के अंदर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें कंट्रोल करते हैं। और ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ग्लैंड से सिक्रीशन कब करानी है, वो किसका काम है, ऑटोनॉमिक नर्व्स का। फिर मिक्स्ड नर्व्स, जैसे हमने कहा कि जो सेंसरी भी होती हैं मोटर भी होती हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, मिक्स्ड नर्व्स। इन द स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आर अरेंज्ड इन सेपरेट ग्रुप्स और ट्रैक्स outside the spinal cord. When sensory and motor nerves are enclosed within the same sheet of connective tissue, they are called mixed nerves. स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी और मोटर नर्व्स जो हैं वो अलग अलग हैं, पर जब स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं तो किसी किसी जगह पे दोनों नर्व्स इकट्ठी हुई होती हैं, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, उसको क्या बोल रहे हैं, मिक्स्ड नर्व्स। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोग्लिया। अभी हमने ये न्यूरॉन्स ख़त्म किया, हमने बात की थी कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं और उसके बाद साथ हमारे पास वो जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, न्यूरोग्लिया। अब उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। द न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर सपोर्टेड बाय 4 टाइप्स ऑफ नॉन एक्साइटेबल। नॉन एक्साइटेबल का मतलब है कि उसमें इम्पल्सेस जनरेट नहीं होती। ग्लाइल सेल्स दैट ग्रेटली आउट नंबर द न्यूरॉन्स। ये हम देख चुके हैं कि ये ग्लाइल सेल्स कितने होते हैं, 1 ट्रिलियन होते हैं, और जो न्यूरॉन्स है वो इससे 10 गुना कम होते हैं। अनलाइक नर्व सेल्स विच कैन नॉट डिवाइड, ग्लाइल सेल्स कंटिन्यू टू रेप्लिकेट थ्रू आउट द लाइफ। नर्व सेल्स से हमने ऊपर पढ़ा था कि वो डिवाइड नहीं कर सकते, पर ग्लाइल सेल्स जो हैं ये डिवाइड कर सकते हैं। 4 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी हैं, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स एंड माइक्रोग्लिया। इसको भी हम देखते हैं।
एस्ट्रोसाइट्स क्या हैं? दीज सेल्स फॉर्म द मेन सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सपोर्टिंग टिश्यू के तौर पे काम कर रहे तो सारे सपोर्टिंग टिश्यू के लिए, पर मेन काम सबसे ज़्यादा रोल किसका है? एस्ट्रोसाइट्स का। दे आर स्टार शेप्ड, स्टार की शक्ल वाले हैं, विथ फाइन ब्रांचिंग प्रोसेसेस एंड दे लाई इन ए म्यूकोपॉलीसेकेराइड ग्राउंड सब्सटेंस। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है जिस सब्सटेंस के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं उसको हम बोलते हैं। एट द फ्री एंड्स ऑफ सम ऑफ द प्रोसेसेस आर स्मॉल स्वेलिंग्स कॉल्ड फुट प्रोसेसेस। कुछ जो इनके फ्री एंड होते हैं एस्ट्रोसाइट के, उसमें हमारे पास स्वेलिंग होती हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फुट प्रोसेसेस। एस्ट्रोसाइट्स होते कहाँ हैं? ब्लड वेसल्स में होते हैं, विद देयर फुट प्रोसेसेस फॉर्मिंग अ स्लीव अराउंड देम। ब्लड वेसल्स के दरमियान और एक लेयर टाइप आप समझ लें, वो ये फुट प्लेट्स बना देते हैं। उसका क्या काम होता है? दिस मीन्स दैट ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूरॉन्स। ब्लड और न्यूरॉन्स कैसे सेपरेटेड है? बाय द कैपिलरी वॉल। एक तो ब्लड में कैपिलरीज में कैपिलरी वॉल होगी, एंड अ लेयर ऑफ एस्ट्रोसाइट फुट प्रोसेसेस विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ब्लड ब्रेन बैरियर। इस बैरियर को कौन सी दो चीज़ें बना रही हैं? एक कैपिलरी वॉल बना रही है, दूसरी हमारे पास एक लेयर है एस्ट्रोसाइट के फुट प्रोसेसेस की। इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट है। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ सिलेक्टिव बैरियर। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों बना हुआ है? दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड केमिकल वेरिएशंस इन द ब्लड। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो नहीं आने देता ब्रेन में, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर अ मील, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ग्लूकोज एंड अदर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्विकली क्रॉस द बैरियर इनटू द ब्रेन। जिनकी ब्रेन को ज़रूरत है, जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, ये पास आउट हो जाते हैं। Some large molecules, drugs, inorganic ions and amino acids pass slowly from the blood to the brain। कोई लार्ज molecules जो हों उन्हें टाइम लगता है पास होने में ब्लड से ब्रेन की तरफ। तो ये एस्ट्रोसाइट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। These cells are smaller than astrocytes। एस्ट्रोसाइट्स से छोटे हैं, and are found in clusters around nerve cell bodies in grey matter। एस्ट्रोसाइट्स किधर थे? ब्लड वेसल्स के पास थे। ये किधर होते हैं? ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर किससे बना होता है? सेल बॉडीज से। वेयर दे आर थॉट ऑफ टू हैव ए स्पॉटिक फंक्शन एडजेसेंट टू एंड अलोंग द लेंथ ऑफ माइलिनिएटेड नर्व फाइबर्स। माइलिनिएटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं जिनमें माइलिन शीथ होती है, वहाँ पे इनका स्पॉटिंग काम होता है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म एंड मेंटेन माइलिन हैविंग द सेम फंक्शंस एज श्वान सेल्स इन द पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स में जो माइलिन शीट बन रही थी वो किससे बन रही थी? श्वान सेल से बन रही थी। ये इन्हीं श्वान सेल्स जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होते, वहाँ पे इनकी जगह किसने ली हुई है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ने। जो फंक्शन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स दे रहे हैं, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ब्रेन में दे रहे हैं या स्पाइनल कॉर्ड में दे रहे हैं। ये एक एग्जांपल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट है, इस तरह अटैच हुआ है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एपेंडाइमल सेल्स। These cells form the epithelial lining of the ventricles of the brain and the central canal of the spinal cord। ये एपिथेलियल जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ साथ होते हैं। कहाँ पे होते हैं? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स आगे हम ब्रेन पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में होते हैं और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। इनके दो सेल्स दैट फॉर्म द कोराइडल प्लेक्सिस ऑफ द वेंट्रिकल्स सिक्रेट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? CSF। ये ब्रेन के अंदर भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होता है। तो इनका मेन काम क्या हुआ कि इन्होंने इस फ्लूइड को सिक्रेट किया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF फ्लूइड। इस तरह ये एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, इस तरह होते हैं, और इनके ऊपर इधर सिलिया वगैरह भी होता है। ये वेंट्रिकल वैसे दिखाया हुआ है, पर ये जब ब्रेन का लेक्चर आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन में। लास्ट टाइप जो हमारे पास हुआ है माइक्रोग्लिया। ये क्या है? These cells may be derived from monocytes that migrate from the blood into the nervous system before birth। बर्थ से पहले जो मोनोसाइट्स से ड्राइव होते हैं, जो ब्लड से नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, तो उनसे बेसिकली मोनोसाइट से बन रहे हैं माइक्रोग्लिया। दे आर फाउंड मेनली इन द एरियाज ऑफ ब्लड वेसल्स। अगेन ये भी किधर हैं? ब्लड वेसल्स के पास होते हैं। दे enlarge and become phagocytic, removing microbes and damaged tissue in areas of inflammation and cell destruction। इनका मेन काम क्या है? फैगोसाइटोसिस। इस तरह ये इस सेल का स्ट्रक्चर होता है।